सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 2 फरवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण और देखते हैं देश विदेश की कौन सी खबरें हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने जो हाल ही में इंटरिम बजट पास करा गया है, पेश करा गया है, उसको लेके आर्टिकल्स दिए हुए हैं। रेलवे, हेल्थ, एजुकेशन तमाम प्रकार के सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने अपने नए रिफॉर्म लाने की बात करी है। आवासीय योजना की पेशकश के जरिए बड़े वर्ग को आकर्षित करने के लिए किफ़ायती मकान की घोषणा की गई। वित्त मंत्री सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 5 साल में 2 करोड़ और आशियाने तैयार करने के लिए जल्द पहल की घोषणा की। गर्भाशय कैंसर टीकाकरण केंद्र सरकार कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के गर्भाशय टीकाकरण सर्वाइकल कैंसर को प्रोत्साहित देगी। सीतारमण ने संसद में केंद्रीय अंतरिम बजट 24-25 में यह घोषणा की। अगला है श्वेत पत्र। केंद्र सरकार 2014 से पहले आर्थिक कुप्रबंधन की स्थिति पर श्वेत पत्र लेकर आएगी और केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि श्वेत पत्र से पता चलेगा कि वर्ष 2014 तक हम कहाँ थे और अब हम कहाँ हैं। इस श्वेत पत्र का मकसद उन वर्षों के लिए कुप्रबंधन से सबक सीखना है। मतलब कि कहाँ मिसमैनेजमेंट थी पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में 2014 से पहले, मतलब कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के पहले और बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद क्या रिफॉर्म्स आए हैं उसके बारे में एक वाइट पेपर पेश किया जाएगा। चलिए आगे आते हैं। हम आगे आ रहे देख रहे हैं हम कि हमारे सामने हमारे आर्टिकल देते हैं अतिक्रमण से उपजी चुनौतियाँ। पिछले वर्ष कई प्रदेशों में अतिक्रमण के मामलों में हजारों लोगों को उनके आशियाने से बेदखल कर दिया गया। उनमें से ज़्यादा सरकारी या अर्ध सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर स्थायी या अस्थायी बसेरा बनाकर रह रहे थे। लखनऊ, हल्द्वानी, मुंबई, दिल्ली सहित देश के अनेक शहरों में अतिक्रमण के खिलाफ राज्य सरकारों ने कार्रवाई की। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई राज्य सरकारों द्वारा। देश से हर जिले में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बन चुका है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में वन विभाग की 72,77,000 32,77,591 एकड़ ज़मीन पर अतिक्रमण हो चुका है। अगर हम देखें तो हाल ही में पिछले 2 वर्षों में हमारे सामने कई घटनाएं आई थी। जैसे हल्द्वानी में एक केस था जिसमें आपका हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन थी और वहाँ पे लोगों ने प्रॉपर अपने रहने का आशियाना बना लिया है। गलियाँ बन गई हैं, मकान बन गए हैं। तो रेलवे ने अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलवाए थे सरकार के साथ मिलके, मगर वो तमाम कोर्ट की अटकलों पर रुके चले। दिल्ली में बहुत सी ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पे टोटली इलीगल ऑक्यूपेंसी हो रखी है, जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए नुकसान भी हो जाता है। जो लैंड को गवर्नमेंट कोई और काम के लिए लगा सकती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, वो लैंड गवर्नमेंट के हाथ से चला जाता है। ठीक है। अवैध कब्जे की समस्या कितनी विकट है इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि हर दिन सरकारी ज़मीन पर बड़े पैमाने पर भूमाफिया, घुसपैठियों या दबंगों के जरिए अतिक्रमण कराया जाते हैं। भूखंडों पर कब्जा या अतिक्रमण महज भारत में रहने वाले नहीं करते। विदेशी घुसपैठियों भी स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से सरकारी या असरकारी ज़मीन पर कब्जा करने में सफल होते रहे हैं। भ्रष्टाचार, गांव से शहरों की तरफ पलायन और लापरवाही इसकी एक बड़ी वजह है। भारत में लाखों लोग झुग्गियों में रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके रहने वाले हैं। इन्हें राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली पानी की सुविधा सहित सभी सहूलतें उपलब्ध कराई जाती हैं। गौरतलब है कि न्यायालयों से ऐसे अवैध कब्जे करने वालों के लिए सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं, जिनका उस ज़मीन पर ना मालिकाना हक है और ना उन्हें कानून कोई सहूलियत मिलनी चाहिए।
गौरतलब है कि जब इन्हें इस कब्जे की गई ज़मीन से बेदखल किया जाता है, तब कोई ना कोई पार्टी दबंग या नेता उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। यही लोग उन दबंगों के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जो उन्हें अवैध कब्जे के लिए सहूलियतें दिलाने में मदद करते हैं। इस वजह से ये समस्या कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के चलते सर्वोच्च न्यायालय को ये कहना पड़ा था कि अवैध कब्जों की वजह से देश के बड़े शहर स्लम यानी झुग्गियाँ झोपड़ियों में तब्दील हो गए हैं। देखिए, हम जानते हैं कि शहरों में ज़रूरत से ज़्यादा पलायन हो रहा है। जितनी किसी भी शहर की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा पलायन हो रहा है। लोग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लोग अपने जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए पलायन कर रहे हैं। उनकी ये आशा रहती है कि हम शहर जाएँगे तो हमारा एक जो है लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हम लाइफ में ऊपर की तरफ जाएँगे। मगर साथियों, शहर की जो हम जानते हैं, एक सीमा है, शहर छोटे होते जा रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, ओवर क्राउडेड हो रहे हैं और जगह नहीं मिल रही है तो जगह बना रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। ये समस्या है। तो शहर के अच्छे अच्छे क्षेत्र भी, मतलब जो मान लीजिए खुले मैदान थे या खुले पार्क्स थे, वहाँ पे भी अवैध कब्जा करके मकान बना के या कॉलोनियाँ काट के कब्जा करा जा रहा है। शहर को कस्बा या शहर को बहुत ही सकरा बनाया जा रहा है। मतलब कि जो शहर खुला खुला हो सकता था, वहाँ पे आज प्रॉपरली कदम रखने की जगह भी नहीं हो रही है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है। मुंबई, दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अनेक हिस्सों में हजारों विदेशी घुसपैठिए सरकारी ज़मीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इनकी पहचान कर इन्हें इनके मूल देश में भेजने की समस्या राज्य और केंद्र सरकारों के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। दरअसल अतिक्रमण की समस्या के पीछे जनसंख्या विस्फोट एक अहम वजह है, लेकिन इससे बड़ी वजह गांव से शहरों और कब्जों और कस्बों की ओर बढ़ता पलायन है। गांव से शहर आने वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या उनके बसेरे की होती है। इसका फ़ायदा स्थानीय नेता, तथाकथित समाजसेवी और प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी उठाते हैं। परिवार के रहने की जगह मिलने के बाद राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली और पानी की सुविधा भी पैसे के ज़रिए उन्हें मिल जाता है। स्थानीय प्रशासन ऐसे अतिक्रमणों को लापरवाही या दूसरी वजहों से नज़रअंदाज कर देते हैं। प्रशासन की आंख तब खुलती है जब उसकी सरकारी ज़मीन पर कोई परियोजना शुरू करनी होती है तो न्यायालय का सख्त आदेश आता है। अब बेसिकली हम जानते हैं कि सरकार अब कब इंस्पेक्शन लेती है। दिक्कत ये है कि अगर हम शुरुआत से हम अगर किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट होने ही ना दें, तो कोई समस्या हुई ही नहीं। पर होता क्या है कि जब पूरी इंक्रोचमेंट हो गई होती है किसी पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट मान लीजिए कुछ नया निर्माण योजना बनाती है, तब वो उसे तोड़ने के लिए जाती है। तब ये रियलाइज़ होता है कि अतिक्रमण हो चुका है। जबकि अगर हम इन समस्याओं पे शुरू पहले से ही काम करें, तो हमारे सामने कितना अच्छा एक पॉजिटिव ग्रोथ मॉडल आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अतिक्रमण की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। ये लोग सरकारी ज़मीन, किसानों की ज़मीन, पट्टा पाए मजदूरों और गरीबों की ज़मीन, रेलवे, वन विभाग, ग्राम समाज, लाल डोरों और गोचर ज़मीनों पर अतिक्रमण या कब्जा कर लेते हैं। इसके अलावा कस्बों और शहरों में फुटपाथों, पार्क, खेल के मैदान, धार्मिक स्थल और व्यक्तिगत ज़मीनों पर अतिक्रमण या कब्जा करने की लाखों शिकायतें और मुकदमे न्यायालयों में लंबित हैं। भारत में अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 441, ठीक है, अगर हम आईपीसी में जाएँ तो अतिक्रमण को लेके हमारी आईपीसी में 441 सेक्शन मेंशन दिया हुआ है। हमारी आईपीसी जो कि 1860 वाली आईपीसी है। ठीक है, अब तो नई हम जानते हैं बीएनएस आ गई है, तो बीएनएस अलग है, आईसी अलग है, आईपीसी अलग है। धारा 441, इस धारा के मुताबिक अतिक्रमण तब माना जाता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश करता है। ठीक है ना। ऐसे मामलों में हर्जाना और 3 महीने तक की कैद की सज़ा प्रावधान है। 3 महीने तक की कैद की सज़ा प्रावधान है।
ऐसे मामलों में अलग-अलग प्रदेशों में ऐसे मामलों में अलग-अलग धाराओं के तहत दंड दिए जाते हैं। देखिए लोकल लॉज़ भी होते हैं, तो हर शहर का अलग-अलग होता है, मतलब हर प्रदेश का अलग-अलग होता है। किसी में सख्त कानून होता है, किसी में बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम होते हैं, जुर्माने बहुत टाइट होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, डिपेंड करता है। चलिए, तो हमारे सामने समस्या जो ये आ रही है साथियों कि अगर हम विकास की बात कर रहे हैं, कि डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें कहीं तो विकास करना पड़ेगा ना, विकास कहाँ पे करेंगे हम? विकास हम किस क्षेत्र में करेंगे? ठीक है, अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट चाह रही है कि मान ली ये एक कॉलोनी जो है ये प्रॉपर कटी हुई है ये, ठीक है? ये कुछ मकान-वकान है जो सही से बना हुआ है। गवर्नमेंट सोच रही है कि चलिए अब हम 2024 आ गया है, हम यहाँ पे एक पार्क निकालते हैं, ताकि कॉलोनी के लोग यहाँ पे आराम से एन्जॉय कर सकें लाइफ़ को, मेंटली, साइकोलॉजिकली एन्जॉय कर सकें। हम यहाँ पे एक पार्किंग लॉट निकालते हैं क्योंकि आस-पास के क्षेत्र के लोगों को गाड़ी खड़ी करने में समस्या हो रही है, तो उनके लिए बेहतर रहेगा कि वो लोग इस जगह पे आके गाड़ी खड़ी कर लें। और हम यहाँ पे एक मार्केट क्रिएट करते हैं, जिस मार्केट में हम अलग-अलग प्रकार के स्टॉल्स प्रोवाइड कराएँगे। एक कॉम्प्लेक्स के रूप में ये हो जाएगा। तो एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में डेवलपमेंट होगा। मगर गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती है अगर इन सारी जगहों पे कब्ज़ा हो रखा होगा, अतिक्रमण हो रखा होगा। मान लीजिए किसी ने यहाँ पे अवैध मकान बना दिए, लोगों ने अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बना दी, बस्तियाँ बना दी, ठीक है? पूरी-पूरी जगह कैप्चर कर ली, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? तो नागरिक परेशान रहेंगे, जनता परेशान रहेगी, सड़कें और संकरी हो जाएँगी। फिर इन क्षेत्रों में खासकर अन्य समस्याओं को लेके प्रॉब्लम्स आएगी। प्रॉब्लम कैसे आएगी, इन समस्या कैसी होंगी? बिजली, पानी की चोरी बढ़ जाएगी, पानी की सप्लाई बाधित बाधित रहा करेगी, ठीक है? और गवर्नमेंट को जहाँ कुछ अच्छी योजना से फ़ायदा हो रहा होता, वहाँ पे ये एक तरीके से जगह लॉस ही मानी जाती। तो अब सरकार अंतिम समय में कोर्ट का चक्कर काटने से अच्छा है कि पहले से ही ये देख लिया करे कि किन क्षेत्रों में अतिक्रमण हो रहा है और उसको शुरुआत से ही कंट्रोल में रखने का प्रयास करें। आगे आते हैं उम्मीद का हिसाब। इस बार अंतरिम बजट होने की वजह से सरकार ने किसी प्रकार की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा करने से परहेज किया है, मगर बजट की जोर महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीब लोगों के जीवन में बेहतरी पर है। वित्त मंत्री ने इन वर्गों के लिए पहले से चलाई जा रही योजनाओं में से और बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हम जानते हैं कि बजट हमारा वेलफेयर स्टेट है, तो हम लोग समाज के जितने भी आपके ज़रूरी लोग हैं, वर्कर्स हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हम उन लोग के लिए वेलफेयर योजनाएँ बनाते हैं। ठीक है ना? तो कुछ ख़ास नहीं है। अब रेलवे बजट का लेखा-जोखा भी आम बजट में समाहित होता है, तो इसलिए इस बार के बजट में ही 40,000 रेलवे बोगियों की वंदे भारत बोगियों में परिवर्तित करने और 3 नए कॉरिडोर शुरू करने का उल्लेख किया गया है। मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि जितनी हम देखिए ना रेलवे में हमारी जो कोचेज़ होते हैं, वो पुराने से हो गए हैं, अब वही डिज़ाइन चला आ रहा है, तो इतने सालों से वही चला आ रहा है। तो उन कोचेज़ को भी जो चेंज करा जाएगा, वंदे भारत के हिसाब से मॉडर्नाइज़ कोचेज़ होंगे, बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन वाले कोचेज़ होंगे। ठीक है ना? मैं तो देख रहा था नेट नेट पे इनके बारे में। जैसे हम लोग चार्जर वगैरह लगाते हैं ना, तो हमको यहाँ पे चार्जर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट अपनी जो डेटा केबल है, डेटा केबल को कोच में जो सॉकेट दे रखा होगा उसमें लगा देंगे, हमारा फ़ोन चार्ज हो जाया करेगा। और बहुत सारे ना इन्होंने कन्वीनिएंट फीचर्स ले आए हैं कोचेज़ में, तो ये अच्छी बात है। चलिए आगे आते हैं। अभिव्यक्ति की जगह दिल्ली के जंगपुरा इलाके में एक मुद्दे पर राय जाहिर करने और उस पर एक आरडब्ल्यूए की प्रतिक्रिया यही बताती है कि कुछ लोग देश की विविधता में एकता के विचार को या तो बेमानी मानते हैं या फिर बहुत कमज़ोर करके आंकते हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस के एक नेता ने बेटी ने अपने सोशल मीडिया खाते पर अयोध्या की राम मंदिर से संबंधित एक टिप्पणी की और इस पर क्षेत्र के एक आवास कल्याण समिति यानी आरडब्ल्यूए की ओर से उन्हें बाकायदा नोटिस भेजा गया। आरडब्ल्यू साथियों क्या होता है? सरकार नीति ये करती है कि गवर्नमेंट तो नहीं कहूँगा इसमें, सॉरी, सोसाइटीज़ जो होती हैं, अगर मान लीजिए कॉलोनी है, सोसाइटी है, तो यहाँ पे एक एक आपकी बनाई जाती है रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, आरडब्ल्यूए बनाई जाती है। इनका इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि इस कॉलोनी में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके भलाई के लिए काम करें। जैसे कि
पार्क साफ रहें, ये देखते हैं और कॉलोनी के लोगों में ही तालमेल बना के रखते हैं, ठीक है ना? जैसे कि कोई कुछ लोग हैं जो गाड़ी टेढ़ी-मेढ़ी पार्क कर दे रहे हैं, किसी और के क्षेत्र में पार्क कर दे रहे हैं इत्यादि। ये सुनिश्चित करते हैं कि कॉलोनी सही से चलती रहे, हालाँकि ऐसा बहुत कम ही होता है। तो आरडब्ल्यूए ने बेसिकली कुछ एक्शन लिया, हम उसमें नहीं जाएँगे कि खामखा पॉलिटिकल न्यूज़ हो जाएगी, तो लेट्स लीव इट हियर। हम मुद्दे पे ही रहेंगे तो बेहतर है। सर्वाइकल कैंसर को लेके पहले से प्रिवेंशन करा जा रहा है। गर्भाशय कैंसर जो होता है आपका, उसके बचाव के लिए टीकाकरण करा जाएगा 9 से 14 साल के बच्चों के लिए, है ना? गवर्नमेंट पहले से ही जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है जिन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। इस बजट में इसके बारे में बात भी करा गया है ना? वित्त मंत्री ने कहा कि बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर प्रारंभिक बालावस्था देखरेख एवं विकास के लिए सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी। इससे पोषण की डिलीवरी, शुरुआती शिशु देखभाल एवं विकास में सुधार होगा। उन्होंने सरकार को डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया कि एक नए यूएन मंच देश में तेजी से आरंभ किया जाएगा। इस मंच का उपयोग टीकाकरण के प्रबंधन और मिशन इंद्रधनुष के तहत प्रयासों को आगे बढ़ाने में किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है ताकि देश में ओवरऑल विकास हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो हाउसिंग हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या आपका मेडिसिन एंड हेल्थ हो, है ना? चलिए आगे आते हैं। बाकी कुछ खेल जगत की खबरें आएंगी हमारे सामने, वो है भारतीय पुरुष टीम जो आपका हॉकी है, उसकी कमान हरमनप्रीत जो खिलाड़ी हैं वो संभालेंगे। अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह भुवनेश्वर और रूरकेला में होने वाले FIH प्रो लीग के मैचों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान होंगे। मिडफील्डर हार्दिक सिंह उप कप्तान होंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हमारे जो कप्तान हैं वो होंगे हरमन प्रीत, और जो हमारे उप कप्तान होंगे वो होंगे हार्दिक सिंह। ये चीज़ें ज़रूरी याद रखने के लिए, ये सब आपके करंट अफेयर्स में पूछ ली जाती हैं, बराबर तरीके से आती हैं। चलिए बाकी जो भी खबर यहाँ पे मिस कर दी गई है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्योंकि हम सब चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्विक एनालिसिस है तो उस समय का उपयोग करते हुए हम शॉर्ट में रखते हैं इसको। बाकी अखबार का अध्ययन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको खुद भी करना चाहिए, तभी ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है। हम सिर्फ आपके मन से वो डर निकालने का प्रयास करते हैं कि कैसे आप कम समय में अखबार को समझ सकें, फिर अपने अपने हिसाब से उसे टाइम दें और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।